अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सनान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस वबा से जल्द अज जल्द हमें निजात दिलाएं, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जी आपको बताएंगे आज के टॉपिक के हवाले से कि आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो नहायत अहमियत का हामिल है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो है वो गौर व फिक्र करना चाहिए ताकि हम अपने माशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। और जब माशरे की बेहतरी की बात आती है तो बेहतरीन और मिसाली माशरे को बनाने में इसकी तश्कील नौ में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे किरदार होते हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिन्होंने मिलकर एक माशरे की तश्कील करनी होती है और बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे निज़ाम हैं। इन्हीं निज़ामों में से एक निज़ाम की आज हम बात करेंगे और वो है जी जॉइंट फैमिली सिस्टम, यानी कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की क्या अहमियत है, क्या फ़वाइद हैं या क्या नुकसानात हैं, अगर कोई नुकसानात हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। मुश्तरका जो है हमारा फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है, इसके जब हम फ़वाइद की बात करेंगे तो फिर हम ये जानेंगे कि क्यों हमारी सोसाइटी में ये कल्चर डेवलप हो रहा है, क्यों हमारे माशरे में ये कल्चर तेज़ी से प्रमोट हो रहा है कि हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की जानिब जा रहे हैं, हम मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम को छोड़ते चले जा रहे हैं। ये हमारी रिवायात का हिस्सा है और हम इससे क्यों जो है वो साइड लाइन हो रहे हैं, क्यों इसको छोड़ते चले जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और रीज़न्स को जब हम जानेंगे तो फिर सॉल्यूशंस की जानिब भी बढ़ेंगे। तो जी बात होगी मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की और मिसाली माशरे के जो है वो तश्कील में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का जो किरदार है वो किस कदर अहमियत का हामिल है, कितनी ज़रूरत है इस वक्त हमारे माशरे में कि हम ऐसे टॉपिक्स के हवाले से बात करें और अपनी रिवायात को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को रिवाइव करने के लिए एफ़र्ट्स करें। तो अगर हम करना चाहते हैं अपनी रिवायात को जो है दोबारा से ज़िंदा, तो उसमें हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम को ना सिर्फ सपोर्ट करना है बल्कि इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश भी करनी है। और खुदा न खास्ता अगर इसके नुकसानात हम फेस कर रहे हैं या कहीं फ्लॉज आ रहे हैं तो उनको ओवरकम करना भी हम सबकी ज़िम्मेदारी है, उनको कंट्रोल करना भी हम सबकी जो है वो ज़िम्मे है और हमने इस ज़िम्मेदारी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे तरीके से जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। कैसे कर सकते हैं इस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ बात होगी मौजूदा सूरत हाल की, दौरे हाजिर की बात करेंगे और आजकल जो है वो बच्चों को किस तरह से तालीम और तरबियत के हवाले से मसाइल फ़ेस करने पड़ रहे हैं, वालिदैन किन मसाइल का शिकार हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम दोनों के डिफरेंसेस को भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आया एक बच्चे की तालीम और तरबियत जो है वो बेहतर तरीके से मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में होती है या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं हो पाती। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को हम इसलिए सपोर्ट करते हैं, इसलिए उस तरफ जा रहे हैं कि एक बच्चे की तालीम और तरबियत पे वालिदैन ज़्यादा एम्फसाइज़ कर सके, ज़्यादा फोकस्ड रहकर जो है वो उस बच्चे की तालीम और तरबियत पर ध्यान दे सकें, तवज्जो दे सकें। तो जी ये हैं हमारे आज के टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। मौजूदा हालात को जब हम डिस्कस करेंगे तो बच्चों की तालीम और तरबियत को दरपेश जो मसाइल हैं उनको ना सिर्फ हाईलाइट किया जाएगा, उनको इंडिकेट किया जाएगा, बल्कि उनके लिए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने की हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनका तारुफ कराएंगे, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन जी उससे पहले मौसम की सूरत हाल जानना भी ज़रूरी है। तो देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी हम स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 39 और मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 28, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड।
लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के टॉपिक से रिलेटेड भी हम आपको बता चुके हैं। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से सबसे पहले बात होगी और एक महज़ब माशरे की तश्कील में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का जो किरदार है, जो रोल है, उसको डिस्कस किया जाएगा। साथ ही जॉइंट फैमिली सिस्टम के नुकसानात और फ़वाइद पर भी बात होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई सजेशन उनके माइंड में हो और वो हमें बता सकें कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के क्या फ़वाइद हैं, या खुदा न खास्ता अगर कोई नुकसानात हैं तो उनको वो किस तरह से देखते हैं, तो वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लाइव कॉल करके। तो जी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं ज्वाइन करें अहमद सगीर साहब, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। अहमद साहब के साथ आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं दानिश अली खान, IT इंजीनियर हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दानिश, खैरियत से हैं? दानिश के साथ जी आज की तीसरी मेहमान जो हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं और वो भी हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, अदीला मुश्ताक। वेलकम करते हैं। क्या हाल है अदीला, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, खैरियत से हैं जी। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे मेहमान जो हैं वो इतने जोश व खरोश के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी आमद जब यकीनी होती है, उनसे गुफ्तगू करके भी बहुत अच्छा लगता है। यकीनन हम आज भी बहुत कुछ सीखेंगे। अहमद साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके हवाले से जानना, इसकी अहमियत को समझना, इसके फ़वाइद और नुकसानात जानना मेरा ख्याल है कि वक्त की अहम ज़रूरत है। फरमाइएगा। जी हाँ, देखें, किसी भी मुआशरे में उसको तश्कील देने के लिए जो उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो फ़र्द होता है। जी। फ़र्द जो है वो ख़ानदान बनाता है, बिल्कुल। ख़ानदान जो है वो ट्राइब्स में जाता है, कबाइल को तश्कील देता है और फिर वो बहुत सारे कबाइल जो हैं वो मिलके एक मुआशरा बनाते हैं। सही। सूरह अल हुजरात की आयत करीमा 13 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि लोगों, बेशक मैंने तुमको एक मर्द और एक औरत से बनाया। अच्छा, यहाँ पे या अय्युहन नास कहा गया, ये बड़ी आप इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक। यहाँ पे या अय्युहल मोमिनीन नहीं कहा गया, मोमिनीन से मुखातिब नहीं है रब। यहाँ पे मेरा रब जो है वो पूरी जितनी भी जो इसके जो यूनिवर्स है उससे मुखातिब है। ठीक। कि मैंने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और मैंने तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम पहचाने। सही। अच्छा, अब जब खुदा ये फरमाते हैं कि पहचान, आइडेंटिटी, ट्राइब, ख़ानदान, ये आपकी आइडेंटिटी है। बिल्कुल, इस पहचान के हवाले से जो है बात करना और इसको समझना, इस पर एम्फसाइज करना, इसकी अहमियत को उजागर करना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करते हैं, बात को समझने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने तारीख़ी बैकग्राउंड से जो है हवाले दी जाएँ, तो कुछ जो है वो ऐसे वाक़यात को शामिल किया जाए, कुछ ऐसे जो हैं पैगामात को और अहकामात को शामिल किया जाए कि जिनसे हमें इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी हो। तो अहमद साहब ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया। जी कंटिन्यू। जी, मैं दोबारा उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब सूरह अल हुजरात में अल्लाह फरमाता है कि ए इंसानों, ए लोगों, मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें तकसीम कर दिया कबाइल्स में, कबीलों में और ख़ानदान में। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शौबा व कबाइल, लफ्ज़ शौबा यूज़ हुआ है कि मैंने तुम्हें कौम में और कबाइल में मैंने तकसीम किया। कौम क्या है या कौम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है और ट्राइब का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, पहचान जो आइडेंटिटी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चूँकि किसी भी मुआशरे को अफराद बनाते हैं और वो अफराद जो है वो मतलब कि जो सबसे स्मॉलर जो यूनिट है वो फ़र्द है, इंडिविजुअल है। बिल्कुल। एक औरत और एक मर्द। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी भी कहती है कि जो मुआशरे का सबसे छोटी इकाई है वो मर्द और औरत पर मुश्तमिल है। अल्लाह भी फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें मर्द और औरत से बनाया, एक मर्द और एक औरत से बनाया। अच्छा, ये कितनी इसमें मतलब कि जो कुरान पाक में कह दिया गया आज से 1400 साल पहले, आज एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी जो है वो उसको सेकंड कर रही है और उसको कह रही है कि हाँ, ये इकाइयाँ हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, जब एग्जिस्ट करती हैं
तो फिर इसका मतलब है कि इनके ऊपर कुछ लवाजमात भी हैं, कुछ हदूद क़यूद भी हैं, कुछ इनके ऊपर जो है इनको कुछ बाउंड्रीज़ भी हैं। मसलन ये है कि आप ये देखें कि ज़रा अगर हम इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जाके और एंथ्रोपोलॉजी की एनक के साथ इसको देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि जो ख़ानदान है ये इसके ऊपर ये एक तो क्लोज़ और ओपन ख़ानदान होते हैं। मसलन कि आप ये देखें कि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो ना तो बाहर शादियाँ करते हैं, ना बाहर से किसी को आने देते हैं, और वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। वो फैमिली सारी की सारी जो है वो आइसोलेशन में चाहे वो एक स्मॉलर यूनिट है, बिगर यूनिट है, या उससे जो है वो बड़ा यूनिट है। फिर आप ये देखें कि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो 5 टाइप्स हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। जब तक आप इसकी टाइप्स नहीं समझेंगी हम इसके आगे फर्दर इसको जो है वो इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जो आपने न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की बात की कि ये वो है जो ट्रेडिशनल फैमिली है हमारे यहाँ, जिसमें एक बाप होता है, एक माँ होती है, और फिर उसके आगे बच्चे होते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम एक जॉइंट फैमिली में चले जाते हैं जिसमें चचे भी हैं, फूफियाँ भी रह रही हैं, और या खालाएँ भी, या दादी दादा है, या जो चचे हैं उनकी बीवियाँ, कज़न्स हैं, सारे आप एक ही बड़े उसके घर के अंदर आप रह रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आपका है सिंगल पेरेंट फैमिली सिस्टम। अच्छा, अब ग्रेजुअली जो है चीज़ें वो जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है उससे निकल के इस तरफ जो है वो चलनी शुरू हो गई है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम भी एक आ गया है। उसके अलावा ये है कि जी चाइल्डलेस फैमिली। अब आप ये देखें कि ये जो अभी हुआ है कोरोना के नतीजे में, जो इटली के अंदर बहुत सारी उनके बच्चे ही नहीं थे। अच्छा, अब बच्चे नहीं है तो उनकी नस्ल ही ख़त्म हो गई। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी है कि वो अपने आप को अपनी नस्ल बढ़ाता है आगे, और उसने अपने आप को मल्टीप्लाई करना है, आगे लेके चलना है। जब आप इस नेचर से कट जाते हैं, जब आप उस बुनियादी जो बेसिक जो आपके अंदर जो इंस्टिंक्ट रख दी गई है, जब आप उससे हट जाते हैं तो उसके नतीजे में फिर जो बिगाड़ पैदा होता है वो आपके सामने। फिर इसके बाद ये आ जाता है आपका जो है जो स्टेप फैमिली सिस्टम, और फिर ग्रैंड पेरेंट जो है फैमिली सिस्टम। ये जो है ये टाइप्स, ये बड़ी टाइप्स हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल, इन टाइप्स के हवाले से इन डिटेल आपसे गुफ्तगू करेंगे और फिर इनके फ़वाइद और नुकसानात के हवाले से भी जानेंगे। दानिश, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? बड़ी खूबसूरती के साथ अहमद साहब ने स्टार्ट लिया है, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी प्यारी बात की है भाई ने वैसे भी। तो जो मुश्तरका फैमिली सिस्टम है हमारे मुल्क में वो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। लाइक आप जाएँ तो जिस तरह कह रहे थे कि एक फ़ैमिली है तो उनके आगे बच्चे, बीवी और फिर उनके बच्चे, तो एक फ़ैमिली है वो, मतलब एक पूरे माशरे की आगे उसकी बिल्डअप करने के लिए एक पूरी फैमिली को लेके चलना, फिर उससे आगे फैमिली, फिर आगे। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ होती है कि आप जब किसी भी माशरे में या किसी भी चीज़ में आप देखो, जिस हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओ तो वहाँ पे ये निज़ाम है ही नहीं है, आपको बिल्कुल ये चीज़ें नज़र ही नहीं आएंगी। लाइक अब हमारा जिस तरह का निज़ाम है यहाँ पे, इतनी हम लोगों को एक दूसरों के दुख दर्द का बड़ा पता होता है। बड़े आप किसी से भी पूछें ना मोहल्ले गलियों में, तो उन्हें पता होगा कि साथ वाले घर के मिसाइल क्या हैं, उसके साथ वाले घर के भी मिसाइल क्या हैं। तो फिर उससे ये फ़ायदा होता है कि हम लोग, पहले मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, उसमें था कि जो पाकिस्तान है ना वो बड़े रहमदिल लोग हैं यहाँ के, मतलब इनका दिल बड़ा नरम है। वो नरम क्यों है? क्योंकि वो एक दूसरे से बड़ा कनेक्टेड रहते हैं, सोशली और फिज़िकली मिलना मिलाना आपस में, और इतना ज़्यादा है उनका कि उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि हम लोगों को उसका एक दूसरे का लिहाज, एहतराम, तहजीब सब साथ लेकर। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। जिस समय छोटी सी चीज़ मतलब है कि मेरा एक अंकल थे, तो वो कहते हैं कि मैं इस तरह निकला तो उसने कहा कि कोई मिला तो उसने कहा जी मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ, बैठ गया साथ, कहाँ रहते हैं? अब मैं वहाँ रहता हूँ। कितने साल से? ही सेड कि आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस फ्रॉम द लास्ट 8 years। तो आप कब से रह रहे हैं? मैं तो 6 साल से रह रहा हूँ। मतलब इतने अरसे से रह रहे हैं और एक दूसरे को जानते नहीं है। तो जब आप एक दूसरे को जानेंगे नहीं, आपको एक दूसरे का पता नहीं होगा, तो कभी भी आप लोग एक दूसरे के दुख दर्द और उस चीज़ में शरीक नहीं हो सकेंगे। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि किसी भी माशरे के लिए कि आपको एक दूसरे के दुख का पता हो, एक दूसरे की जो परेशानियाँ मुश्किलात का पता हो। बिल्कुल ऐसे ही। और माशरे में रहने वाले तमाम अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के हालात से हम आहंग हों और एक दूसरे के दुख दर्द में भी दूसरों का शरीक बने। जैसे कि अगर मौजूदा सूरत हाल को भी अगर हम रिलेट करें तो आज की सिचुएशन भी हमें यही इंडिकेट करती है कि हमें एक दूसरे का हाल अहवाल जानने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम फासला भी इख्तियार करते हैं, हम तमाम SOPs फॉलो करते हैं, एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करते हैं, उसके बावजूद भी
एक दूसरे की खैर ख्वाही रखना, एक दूसरे की खबरगिरी करना हम सब की जो है वो जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों पर मज़ीद भी बात करेंगे। अदीला क्या कहेंगी मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से? डिस्कस किए, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ तक अगर बात होती है इस्लाम से रिलेटेड, तो कुरान में जितनी भी जगह अहकामात का जिक्र आया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जिक्र है वो ख़ानदान से रिलेटेड है। ख़ानदान को डिस्कस किया गया, वालिदैन के हकूक़ को डिस्कस किया गया, मियाँ बीवी के हकूक़ को डिस्कस किया गया। मतलब अगर देखा जाए जैसे सूरह निसा की आयत हैं कि डरो ए लोगो, डरो अपने रब से, मैंने तुम्हें एक जान से पैदा किया और फिर उसी जान से अम्मा हवा को पैदा किया और फिर उसी जोड़े से बहुत सारे मर्द और औरतें पैदा किए, ठीक है। और फिर कुरान में ये भी जिक्र है कि अपने करीबी रिश्ते बिगाड़ने से डरो, यकीनन तुम्हारा खुदा जो है वो तुम्हारी बेहतर निगरानी कर रहा है। यहाँ पे अगर शैतान की बात की जाए तो हमें पता है कि शैतान जो है वो दरबार लगाता है और वो पूछता है अपने जो उसके दरबारी होते हैं, वो अपने चेलों से पूछता है कि तुम बताओ तुमने आज क्या क्या काम किए। वो बोलते हैं कि एक बोलता है कि मैंने उसको चोरी पर उकसाया, एक बोलता है मैंने एक को जिना पे उकसाया, एक बोलता है कि मैंने मियाँ बीवी का रिलेशन जो है वो ख़राब किया। तो शैतान जो सबसे ज़्यादा खुश ही एक ख़ानदान के टूटने पे होता है। मतलब जो ख़ानदान का एक हमारा जो बना हुआ है इस्लाम में ट्रेंड बना हुआ है, जो एक मतलब अगर आप बैकग्राउंड अगर देखें, हिस्ट्री देखें अगर इस्लाम की, तो हमारे तो नस्लों में ही ख़ानदान, मतलब हमारी जो अकाई भी है वो भी एक फ़र्द से आगे ख़ानदान जो है वो चलते आ रहे हैं। शैतान को जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो एक ख़ानदान तोड़ने में होती है। अगर सिर्फ हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें बिल्कुल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ख़ानदान की क्या इंपॉर्टेंस है, शैतान इतना क्यों खुश होता है एक ख़ानदान के टूटने के ऊपर, तो मेरे ख्याल से हम बहुत सारे मसाइल से वैसे भी बच सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात होती है रिलेशंस की कायम रखने की, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि इसके लिए पैसा चाहिए हो आपको। ख़ानदान को कायम रखने के लिए मोहब्बत बहुत ज़रूरी होती है, आपस में रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, खुद गुज़र बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना आना चाहिए। जब तक ये चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं, आपका ख़ानदान जो है वो कायम नहीं रह सकता। बिल्कुल ऐसे ही। अगर ख़ानदान को कायम रखना है तो सबसे जो बेहतर चीज़ है वो मोहब्बत, एहतराम, आपस में जो रिलेशंस है आपके, एक दूसरे का लिहाज और फिर लिमिटेशंस का पता होना चाहिए कि किस रिलेशन में कहाँ तक और किस हद तक लिमिटेशन। यकीनन ऐसा ही है। और अदीला यकीनन आप मेरी बात को भी सेकंड करेंगी कि इसमें बर्दाश्त का जो एलिमेंट है वो हर एक के अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे लिए जो है वो किसी की बात नहीं बर्दाश्त करने के काबिल या फिर किसी ने हमारी दिल आज़ारी कर दी है तो वहाँ पे इग्नोरेंस से जो है वो काम लेना है, वहाँ हमने इग्नोर कर देना है, थोड़ी देर के लिए लेट डाउन कर देना है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। ये बर्दाश्त जो है वो हम इसको नहीं जो है आजमाते या इसको नहीं पैदा करने की गुंजाइश रखते। इसीलिए जो है हम देखते हैं कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में दरारें आती हैं, हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लड़ाई झगड़ों तक नौबत आती है। तो बर्दाश्त के एलिमेंट का होना हर एक के लिए कितना ज़रूरी है? बर्दाश्त बहुत होना जो है, मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ ऑब्जर्व कर थी लास्ट टाइम ना, एक चल रही थी एक वीडियो मैंने देखी, एक उसके अंदर क्या होता है कि एक जो दादू हैं वो बच्चे को किसी बात पे ना डांट देती हैं, अपने पोते को डांट देती हैं। तो जो उनकी बहू होती है वो आके भाई आपको किसने राइट दिया, आपने क्यों डांटा, मतलब ये नहीं पूछने आप पूछा कि अब बच्चे ने भी कोई गलती की होगी ओब्वियसली तभी डांटा है, वरना तो मेरे ख्याल से जितना जो आपका बड़े होते हैं, आपके दादी नानी हो गए, आपके दादा हो गए, नाना हो गए, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प आउट करते हैं, बहुत सारी स्टोरीज अपनी बताते हैं, फेलियर्स बताते हैं ताकि आप उस चीज़ में कामयाब हो सकें। बर्दाश्त होना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको खुद से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। अगर आप हर चीज़ का जवाब देना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी आपकी अफेक्ट होती है, तो आगे तो ओबियसली बच्चों की लाइफ तो अफेक्ट होती ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छी बात की अदीला ने, और हम आपसे भी यही कहेंगे कि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हमारे साथ शेयर करें और बताएं कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करते हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो कौन कौन सी मुश्किलात, कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उन चैलेंजेस को फेस करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, उनके लिए सॉल्यूशंस क्या है, इसके हवाले से भी ज़रूर जो है हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। और ये भी बताएं कि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का हिस्सा हैं तो वहाँ आपके पास कौन कौन से चैलेंजेस हैं और उनको मीटअप करने के लिए आप फैमिली सिस्टम के हवाले से क्या जो है वो सजेशन देना चाहते हैं, और जॉइंट फैमिली सिस्टम को अगर सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, इसके रीज़न्स भी हमें ज़रूर बताएं। मतलब जैसे कि अभी बात हो रही है, अभी तो सिर्फ हमने स्टार्ट लिया है कि फ़ैमिली सिस्टम हमारे यहाँ या मुख्तलिफ माशरों में किस तरह से कैटेगराइज़ किए गए हैं, क्या टाइप्स हैं। अब अगर मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की सिर्फ बात की जाए, उसके फ़वाइद और नुकसानात
क्यों हमारी ये डिमांड्स बढ़ी? एक तो वैसे भी इंसान की नेचर है कि वो तब्दीली चाहता है, लेकिन हमारे डिमांड्स क्यों इतनी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हुई कि हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम को छोड़ा, अपनी रिवायात को छोड़ा और हम एक मुख्तलिफ पैराडाइम में शिफ्ट हो गए कि अब हम सेपरेट रहेंगे, हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहेंगे, हम एक जो है वो अलग फैमिली सिस्टम को डिमांड करने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं और किसी हद तक पूरी भी हो रही है हमारे माशरे में। तो क्या ऐसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में नुकसानात थे कि हमें यूँ शिफ्ट होना पड़ा, हमें अपनी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स बढ़ानी पड़ी? देखिए 4 चीज़ें हैं। पहली है आपकी सोशलाइजेशन, फिर है रिप्रोडक्शन, ठीक, फिर है इकोनॉमिक और इमोशनल सिक्योरिटीज़। ठीक, ये 4 चीज़ें हैं बुनियादी जो आपकी फैमिली को बरकरार रखती हैं या फैमिली को जोड़ के रखती हैं। बिल्कुल। आप ज़रा उठा के देखें कि क्या आपके यहाँ फैमिलीज़ को इकोनॉमिक सिक्योरिटीज़ हैं? नहीं है। अच्छा, वो जो जायदाद की तकसीम दर तकसीम का जो एक सिलसिला है, उसके बाद हुआ ये कि जब हिस्सा मिल जाता है बच्चों को तो वो कहते हैं कि यार अच्छा अपना हिस्सा लो और अपनी कहीं जाके एक ईंट की मस्जिद बना के बैठ जाओ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद इमोशनल सिक्योरिटीज़ क्या आपके यहाँ है? बिल्कुल भी नहीं है। पहले चूँकि इमोशनल सिक्योरिटी जुड़ी हुई है आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटीज़ के साथ। बिल्कुल ऐसे। जब घर में खाने को नहीं होगा तो आप लाड भी नहीं उठाएंगे, आप प्यार भी नहीं करेंगे, आप एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। नतीजा ये हुआ कि जब जैसे जैसे हम इकोनॉमिकली वीक होते चले गए वैसे वैसे ज़रूरतें जो है वो उतनी की उतनी थी बल्कि बढ़ती चली गई और जो मटीरियलिस्टिक जो कि वर्ल्ड था, इंपीरियलिस्टिक सोसाइटी थी। अच्छा, इस इंपीरियल और मटेरियल के वर्ल्ड के अंदर हम इतने मिक्सअप हो गए और इतने ज़्यादा फंस के रह गए हैं कि अल्टीमेटली जो है हम उसमें से अब अपना रास्ता निकाल गए हैं ना, साइडों पे हो गए। बिल्कुल। आप ये देखें, ये एक जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब दौर आया, आप उसको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में हुआ ये कि लोगों ने ग्रेजुअली जो है वो अपने आप को अपने ख़ानदान से तोड़ा और साइड पे हो गया। अच्छा, आप ये देखें कि पाकिस्तान की फैमिलीज़ को आप उठा के देख लें, हर फैमिली में कोई ना कोई शख्स ऐसा होगा जो किसी और शहर में बस रहा है, किसी न किसी वजह से नौकरी करने के लिए गया हुआ है या मुल्क से बाहर है, ठीक है। अच्छा, वो जो मुल्क से बाहर है वो तो एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द वाहिद के तौर पे रह रहा है ना। अच्छा, ऐसे बहुत सारे फ़र्द आपको नज़र आएंगे। मसलन हम यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारे शहरों से लोग आए होते हैं काम करने के लिए। ईद के दिनों में लोग जो है अपने अपने घरों को जा रहे होते हैं। जब वो जो अकेला आके रह रहा है वो जिस तरह की सोसाइटी या जिस तरह के माहौल में से उठ के आया है, वो हो सकता है एक जॉइंट फैमिली से उठ के आया हो, लेकिन वो अकेला रह के फिर उसकी एक आदत, एक हैबिट उसकी डेवलप हो जाएगी। अच्छा, वापस जब वो अपने घर में जाता है तो उसको लगता है कि यार मैं कहीं पे मैं फिट इन नहीं हो रहा। फिर अपॉर्चुनिटीज़ और इकोनॉमिक, वो जो मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे मसाइल हैं कि उसको अगर नौकरी मिल जाती यहाँ पे, वो पढ़ता भी यहीं पे है, हो सकता है वो किसी से शादी भी कर ले और वो लड़की जो है वो उसके गाँव में जाने के लिए तैयार ना, और वो कहे नहीं जी मैंने यहीं पे रहना है अल्टीमेटली, ठीक है ना। सो वो जो इकोनॉमिक वायबिलिटीज़ हैं उसने अल्टीमेटली हमें मजबूर कर दिया कि हम अपने नए फैमिली यूनिट जो है वो तश्कील दें और अपने जो असल है उससे कट जाएं। और नतीजा ये हुआ है कि अब हम कटते जो है वो आज इस जगह पे पहुंच गए हैं कि हमने छोटे छोटे जो है वो फैमिलीज बना ली। अब ये देखें कि अब इसके पीछे क्या रीजन है, आप इसे जानेंगे। मुझे एक ब्रेक के जाने बढ़ना है। अहमद साहब से जो है वो हम जरूर डिस्कशन का आगाज करेंगे। एक ब्रेक के जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से, इसके फ़वाइद और नुकसान जानने की कोशिश कर रहे हैं और एक मिसाली माशरे की तश्कील में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की जो अहमियत है उसको भी उजागर करने की कोशिश की जा रही है। हम किस तरह से जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के फ़वाइद और नुकसान जान सकते हैं, या फिर हम अगर फेस कर रहे हैं तो उन प्रॉब्लम्स को, उन तमाम तर हर्डल्स को किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। इस सिचुएशन के हवाले से जो है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो, हर एक को जो है
वो परेशानी है, हर एक मुश्किलात का शिकार है, तो क्यों ना इस मुश्किल को मिलजुल कर हल करने और मिलजुल कर इस दुख को बांटने की कोशिश की जाए। तो ऐसे में जॉइंट फैमिली सिस्टम की इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। इस पर ही हम गुफ्तगू करते, ब्रेक पे जाने से कबल मैं अहमद साहब से गुजारिश करूँगी कि वो अपनी बात को ही मुकम्मल करें। जी अहमद साहब। जो ख़ानदान होता है ना, वो आप पे सोशल और मॉरल प्रेशर्स भी लेके आता है। बिल्कुल। मसलन ये कि आप ख़ानदानों के दरमियान होने वाली शादियों को अगर आप एक नज़र देखें, एक ख़ानदान जब दूसरे ख़ानदान के साथ जाता है, वो लड़की पसंद करता है, फिर उसकी शादी होती है और वो सारा पूरा, अच्छा उसमें ये होता है कि आप ज़रा उठा के देख लें परसेंटेज, तो उसमें जो डाइवोर्स की रेशियो है वो आपको कम नज़र आएगी। शायद उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर प्रेशर इतना होता है फैमिली का कि आपने इसको निभा करना है एट एनी कॉस्ट। अच्छा, और ऐसा नहीं कि कोई बुरा निभा होता है, मतलब कि मैंने अमूमी तौर पे देखा है कि बड़ी कामयाब, बड़ी सक्सेसफुल शादियाँ रही हैं। मतलब हम अपने वालिदैन को देखें तो कोई लव मैरिज का कोई रुझान नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि जी क्या। बट जैसे जैसे जो है ये चीज़ें ख़त्म होती गई, फैमिली यूनिट जो है वो टूटता चला गया और लोगों ने अपनी मर्ज़ी और अपनी मंशा के मुताबिक फ़ैसले करने शुरू कर दिए, तो उसके नतीजे में अब ये देखें कि तलाक की, डाइवोर्स की रेशो भी बढ़ गई। मतलब लव मैरिजेस क्यों नाकाम हो जाती हैं? उसकी बड़ी और बुनियादी वजह यही है कि उसके ऊपर इर्द गिर्द के प्रेशर्स नहीं होते, खानदानी प्रेशर नहीं होते, पूछने वाला कोई नहीं। उनका अच्छा ठीक है भाई, अच्छा माँ बाप भी कहें अच्छा पुत्र तू अपनी मर्जी की शादी की थी और निभा कर, ठीक है। अच्छा, अब या लड़का और लड़की जो है वो शादी करके अलग रहना शुरू कर देते हैं, फिर उनका कुछ अरसे बाद मूड करता है नहीं यार हमारी नहीं बन रही, ओके ठीक है बाय बाय, वो अलग हो जाते हैं। यूरोप में यही हो रहा है कि वो पहले जो है वो वहाँ पे तो खैर शादी का रुझान ही नहीं है। हमारे यहाँ तो एक निकाह का एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे तो निकाह का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो तो साथ रहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं कुछ नहीं, तो उसके बाद जो है वो अपना साथ सेपरेशन हो जाती है उनकी, ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ कम से कम अभी तक उस तरफ हम नहीं गए, लेकिन चूँकि इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हर चीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है, फ़ायदे और नुकसान की तरफ जा रही है। अच्छा, मोरालिटीज़ रही नहीं है उस तरह से, लोग अपना ये देखते हैं कि यार किस चीज़ में फ़ायदा होगा, किस चीज़ में नुकसान होगा। मतलब डॉक्टर ने डॉक्टर से ही शादी करनी है, उसकी वजह है कि उनको पता है कि मियाँ बीवी मिलके जो है वो क्लिनिक चलाएंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे। अब देखिए मीडिया की शादियाँ, आपको बहुत सारी हमारे मीडिया के साथी जो आपको नज़र आएंगे कि जिन्होंने आपस में शादियाँ कर ली हुई। अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं कि ग्रेजुअली जो है लोगों के दरमियान जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ा, उनको लगा कि नहीं हम जो है वो कुर्बत में हम इसको एक कोई शक्ल दें अपनी इस रिलेशनशिप को, और वो शादी में जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो शादियाँ जो हैं उनको कामयाब होना चाहिए, और वो कामयाब तभी होंगी कि किसी तरह से जो है वो अपने फैमिली, चाहे वो छोटे फैमिली यूनिट्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको उसकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। डेफिनेटली, ना सिर्फ अहमियत का बल्कि रिश्तों का लिहाज, अदब, एहतराम, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, और दूसरी ये है कि पेरेंट्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, ग्रैंड पेरेंट्स पे और पेरेंट्स पे, क्योंकि ऐसी शादियों पे अमूमी तौर पे देखा गया है कि पेरेंट्स अपना हाथ उठा लेते हैं, वो कहते हैं भाई तुमने की है तुम भुगतो। अच्छा, अब जो वो भुगतने के चक्कर में पता चलता है कि वो उसके गले पड़ गई है शादी, और सपोर्ट रहती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले शुरू में कहा कि इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपने शादी कर लिया है तो माँ बाप आपको आग कर देंगे जायदाद से। अब जब आँख हो गए, पहले तो वो तलवार लटक रही होती है कि यार मैंने शादी कर ली तो ये ना हो कि अब्बा जो है वो जायदाद में से हिस्सा ना दें। अच्छा, जायदाद में से हिस्से के चक्कर में जो है उसने कैसे न कैसे जो है वो उनकी बात माननी है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि इसके अंदर जो है, जो मैंने इससे पहले जैसे आपको कहा कि जो 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 इसकी जो लव है, जो मोहब्बत है, जो एक जो रिश्तों को निभाने के लिए जो एक डोर है, जो अनदेखी सी आपको डोर जो है, जो नज़र तो नहीं आती लेकिन बंधी हुई है कहीं पे, अच्छा वो जो है वो कमज़ोर पड़ती चली जाती है। और उसको मजबूत अगर कर लिया तो हमारा मुआशरा मजबूत हो जाएगा। कैसे हो सकता है दानिश, क्या ऐड करेंगे? और आप हमें पहले तो ये बताएं कि आप मुश्तरका फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करते हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बड़ी डिफरेंट हैं, ठीक है। जब जो इंसान एक फैमिली में रह रहे हैं उसके जो हालात व वाक़यात होते हैं वो उस लिहाज से होते हैं, लाइक उसको देखना पड़ता है, माँ बाप सबको लेके चलना पड़ता है। लेकिन जब आप एक अपनी बीवी के साथ या आप अलग से किसी के साथ रह रहे हो तो बिल्कुल आपके हालात डिफरेंट होते हैं। आपको पता है आपको हर चीज़ खुद करनी है, जो मसला है जो कुछ है। और हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि बेटा अगर आपने अपनी मर्जी से शादी कर ली है ना तो आप खुद ही निभाओगे, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा।
तो वो होता क्या है कि वो सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में ना अपने मुश्किलात किसी से शेयर कर पाता है और ना वो खुद ही उस चीज़ से लड़ता रहता है। और होता उसका नतीजा क्या होता है कि एंड पे मिलता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता, बस टेंशन, डिप्रेशन और कुछ भी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि हमारा थ्रेशोल्ड बड़ा कम है। लाइक एक बंदे ने दूसरे को एक बात कह दी ना कि नहीं जी अब मैं उससे बदला जब तक नहीं ले लेता, मैं जब तक ये बात कर नहीं लूँगा ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। घरों में भी यही है। अब देखें इस्लाम दीन हमें क्या कहता है कि जो लड़की शादी करके आई है उस पर कोई फ़र्ज़ नहीं है कि वो माँ बाप की, लड़के के माँ बाप की खिदमत करे, लेकिन अगर नहीं करती तो वो मतलब लड़ाई हर टाइम शाम को आता है बीवी की, माँ बाप की, तो वो होता क्या है कि वो भी लड़ाइयाँ, बिल्कुल, तो वो फिर ये जी हाँ आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हो जाते हैं। तो वो बड़ा ज़रूरी होता है कि हर चीज़ को देखना। तो मकसद कहने का सिर्फ यही है कि जो इंसान जिस माशरे में रह रहा है, जिस चीज़ में रह रहा है, वो उसमें अपना बेस्ट दे। और हर दूसरे की बात को ना, हमारे कहते होते थे टीचर के बेटा बात करना बड़ा आसान है, आपको एक बंदे ने कहा आपने जवाब दे दिया, लेकिन जब आप खामोश रह लेते हो ना वो बहुत मुश्किल है। खामोश कोई रह पाता है, हर किसी के बस का काम नहीं कि खामोश होके बैठ जाए। खामोश तो अपने दिल को इंसान साफ रखे हर चीज़ से, चाहे वो किसी भी फैमिली सिस्टम का हिस्सा हो। तो कई जगहों पे ये चीज़ ठीक है, हमारा निज़ाम इस तरह का है कि आप बीमार हो जाते हो ना तो शाम को पूरा महीना, अगले पूरे महीने लोग पूछने आते रहते हैं कि कैसे हो, क्या हाल चल है। तो कितनी एक अच्छी चीज़ है कि यार आपको लोग पूछ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, यार पैसों की ज़रूरत हुई बताना। तो वो ये होता है कि ये कितना सपोर्टिव हो जाता है बंदे के जो काम होते हैं, वर्क बर्डन कितना डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यही हम देखते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में कि अगर घर का एक फर्द बीमार है तो बाकी लोग भी हेल्प आउट करें, बाकियों के पास भी जो है टाइम है कि वो उसको अटेंड कर सके, रादर देन कि सिर्फ एक इंसान पे ही प्रेशर है, एक इंसान पे ही बर्डन है कि उसने तमाम घर के काम भी देखने और फिर उसने उस मरीज की तीमारदारी भी करनी है, उसको भी अटेंड करना है। तो वो ये होता है कि फिर जो बीमार हो गया, मैं बात कर रहा था कि हज़ार पूछने वाले आए गए, जो भी हुआ, रिश्तेदारियाँ ये वो, लेकिन जो बंदा अकेला होता है उसको कोई सपोर्ट नहीं होती, ना मौशी लिहाज से ना किसी और लिहाज से, बस बीवी है और ख़ुद हो। तो देखें कई जगहों पे ये माशरा ठीक है, कई जगहों पे वो, लेकिन इस्लाम सपोर्ट नहीं करता। इस्लाम कहता है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होना चाहिए। और मतलब जो चीज़ इस्लाम ने कर दी वो उससे तो आगे नहीं, क्योंकि कामयाबी उसी चीज़ के ऊपर है जो दीन ने हमें सजेस्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ हम मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के फ़वाइद को डिस्कस कर रहे हैं तो इस ख़ानदानी निज़ाम का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मेरी नज़र में ये भी है कि आपको गाइड करने वाले बहुत सारे अफराद हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, आपकी तरबियत करते हैं और आपको अच्छे मशवरे भी देते हैं। तो दानिश हमें अपने हवाले से बताएं कि आपने अपने प्रोफेशन का इंतखाब जो है वो किसी के कहने पर किया, अपना डिसीजन खुद लिया या फिर शेयर किया, किसी ने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उससे इंस्पायर होकर आपने कहा कि देखो मेरा फलां रिश्तेदार भी इंजीनियर है तो मैंने भी इसी प्रोफेशन को जो है वो ज्वाइन करना है? अच्छा, मैं इस चीज़ में ना थोड़ा सा, मेरे जो वालिद साहब हैं बड़े इंटरेस्टिंग थे शुरू से। तो मैं जब थोड़ा सा बड़ा हुआ ना तो मैंने कहा कि जी ये बाबा ये चीज़ जो है ये ऐसे ये वैसे। उन्होंने कहा बेटा मुझे क्या पता, अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, समझ दी है, तुम खुद देखो ना चीज़ों को, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, अक्ल क्या कहती है। चलो ठीक है मैं मशवरा दूंगा उस चीज़ में, लेकिन बेहतर यही होता है जो इंसान खुद चूज़ करता है। आप ज़बरदस्ती एक बच्चे को दवाई पिलाओ, लेट सपोज, वो कभी भी नहीं पिएगा, थूक देगा। और भुला के प्यार मोहब्बत से अपनी मर्जी से जो चीज़ बंदा खुद पे, आप जो चीज़ ज़बरदस्ती जबर से डाली जाएगी ना वो चीज़ कभी भी नहीं होगी। लेकिन जो चीज़ आप अपनी मर्जी से करोगे आपका इंटरेस्ट भी उस चीज़ में होगा। अब मेरी आगे से जब होगी सारा कुछ, जब जॉब नहीं भी होती ना तो आगे ये भी होता है कि इस तरह से कि जी बेटा आपने खुद प्रोफेशन चूज़ किया था, तो मतलब बुरा भी है एक लिहाज से और एक लिहाज से अच्छा भी है। सही। तो मैं किसी भी चीज़ को फुली सपोर्ट नहीं कर रहा कि यार ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा है तो वैसे नहीं। ये डिपेंड करता है कि इंसान के अपने ऊपर के उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, कितनी एबिलिटीज़ हैं और वो किस रिश्ते को कितना जो है वो प्रोटोकॉल दे रहा है, किसका कितना एहतराम कर रहा है। क्योंकि रिश्तों का एहतराम, चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का हिस्सा हैं या जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिश्तों को अहमियत दें, अपने रिश्तेदारों की इज़्ज़त करें, उनका अदब करें, उनका लिहाज करें, उनका एहतराम करें। अदीला, जैसे कि कहा जाता है कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में जब हम शिफ्ट हुए तो उसकी एक बेसिक रीज़न ख़वातीन है। ख़वातीन के लड़ाई झगड़े, उनकी डिमांड्स, उनकी प्राइवेसी और उनकी ये जो है वो डिमांड कि नहीं अब मुझे अलग रहना है, मैं अब अलग होना चाहती हूँ। जो अलग होने का कॉन्सेप्ट है, अलग रहने का जो कॉन्सेप्ट है, आप नहीं समझती कि ख़वातीन पे इससे सबसे ज़्यादा प्रेशर आया, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उनकी ही इंक्रीज़ आया?
एग्जैक्टली इससे प्रेशर जो है वो लेडीज़ के लिए बढ़ जाता है। अगर मैं एज अ फीमेल भी डिस्कस करूँ, बहुत सारे काम जो आपके होते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। मतलब दिन की जो आपकी बेसिक आप रनिंग को देख लें कि आपने जाना, लाइट ऑफ करनी है, मोटर ऑन करनी है, पानी आपने टैंकी में डालना है, मतलब आपकी जो अपनी बेसिक जो आपके छोटे छोटे काम है वो भी आपके खासे बढ़ जाते हैं। जबकि आप जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते हैं तो मिल के काम हो जाते हैं, एक काम एक करेगा, एक काम जो दूसरा करेगा। अगर आप इस चीज़ को भी सिंपली देखें तो जो फीमेल्स को मेरा जो अपना पर्सनल ये होता है कि कोशिश करें अपनी तरफ से, मतलब सेपरेट होना ज़रूरी नहीं होता, जो दूसरा करेगा। अगर आप
खुद भी होना ज़रूरी है? कि इस टॉपिक के हवाले से तो मैं ये बात करूँगी, इन्होंने खुद भी टॉपिक मतलब बहुत अच्छी इन्होंने बात की। देखिए, अगर मैं समझती हूँ कि अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट हो रहे हैं, बजाय इससे कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो फिर उससे बेहतर ये है कि आप के रिलेशंस अच्छे कायम रखने के लिए सेपरेशन जो है वो ज़रूरी है। मतलब फिर आप सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप माँ बाप को छोड़ दें या आप उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मैनेज कर सकते हैं एक जगह पे, लाजमी नहीं है कि आपके पास एक सेपरेट अलग से एक मकान हो, आप सेपरेट बिल्कुल जाके रहें। पोर्शन भी हो सकते हैं, ऊपर अगर बीवी रह रही है, नीचे माँ बाप रह रहे हैं, ये अब आपने उसको मेंटेन करना है। मतलब आप अगर आप उसको रिलेशन को अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो इसमें सबसे बड़ा फेलियर आपके है, क्योंकि आपके अंदर भी अक्ल शऊर है, अल्लाह ताला ने आपको भी अक्ल दी है। इस चीज़ को आपने भी इस्तेमाल करना है कि जो प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा, वो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रहे हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है हमें, ठीक है। और फिर जो सबसे बड़ी बात होती है कि सास बहू का जो रिलेशन है, उसमें फिर भाभी नंद का रिलेशन, मतलब इसी तरह बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद वो मेरे ऊपर हुक्मरानी कर रही है या मैं उसके ऊपर हुक्मरानी करूँ। ये इन रिलेशंस की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। बिल्कुल। जहाँ पे फिर अगर सेपरेट अगर फैमिलीज की बात की जाए, जब आप सेपरेट होते हैं तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स थोड़े से आपके कम हो जाते हैं। फिर आपको चाह होती है, मतलब आप फिर कम मिलते हैं, लेकिन आपको चाह होती है कि मिला जाए, बात की जाए, गपशप लगाई जाए, अपनी डिस्कशंस की जाए, उनकी बातें कुछ पूछी जाएं। तो ये ज़रूरी होता है जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएं, कि जहाँ पे इन्होंने बात की कि दिल मिले होने चाहिए, वहाँ पे जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो। वरना तो ज़रूरी यही है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, क्योंकि वो आपको बहुत बैकएंड पे आपको सपोर्ट कर रही होती है बहुत सारे इश्यूज़ के अंदर। बहुत सारे मैंने ऐसा भी देखा है, मैंने अपनी लाइफ में भी ऐसा देखा है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप डायरेक्ट अपने मामा पापा से शेयर नहीं कर सकते, नानों से या फिर दादों से आपकी फ्रेंडशिप होती है, आप उनसे शेयर करते हो और फिर आपको सोल्यूशन भी मिल जाता है किसी हद तक। वरना मतलब डर होता है पेरेंट्स का इतना कि अगर शेयर किया तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या फिर कोई मसला ना हो जाए, ये डांट ना पड़ जाए। एक पता होता है कि हमें सपोर्ट करने वाले हैं, अगर पेरेंट्स डांट भी रहे हैं तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सहीर साहब, जैसे कि अभी ये अदीला ने पॉइंट रेस किया है, ग्रेट पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, इनकी अहमियत, इनका किरदार और इनका तरबियत में जो एक ख़ास रोल है अपने आने वाली नस्ल के लिए, वो कितना ज़रूरी है कि हम उस किरदार को ना सिर्फ समझें बल्कि उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें कि माँ बाप जो हैं उनका घर में होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पे कोई नज़र रखने वाला है तो ही हम जो है वो ये प्रैक्टिस कर सकेंगे कि हम अपने बच्चों पे नज़र रख सकें। देखिए, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। चूँकि तालीम के साथ साथ तरबियत, ग्रूम करना जो ग्रूमिंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस चीज़ में अब लैग कर रहे हैं और उसकी बड़ी और बुनियादी वजह यही कि हम अपने ख़ानदानी निज़ाम से टूट के साइड पे हो गए। वो देखें, जो गाड़ी चलाते हैं ना हम, ये जो गाड़ी चलाना है ये बैक वक्त 3 ज़बानों के साथ मुंसलिक है। आप हैरान होंगी कि एक ही गाड़ी में 3 ज़बानें कैसे आ गए। आप अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल के साथ जुड़े हुए हैं एक ही गाड़ी के अंदर। सही। वो ऐसे कि जो आपका जो बैक मिरर है ये आपका माजी है जिसमें आप देखते हैं। अच्छा, जो आपका हाल है वो आपका स्टीयरिंग है, आपका जो क्लच ब्रेक है, गियर है, रेस है, ये आपका हाल है। इसके ऊपर आपकी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए। और जो आपकी विंड स्क्रीन है ये आपका फ्यूचर है जिसमें आपने दिखना है। सही। अच्छा, ये जो विजडम की बातें हैं ये बड़े बता सकते हैं कि बेटा आपने किस तरह से जो है अपने फ्यूचर में आपने झांकना है, हाल पे किस तरह से ग्रिप मजबूत करनी है, बैक मिरर्स को कैसे आपने यूज़ करना है। ये नहीं कि बैक मिरर देखना ही छोड़ दो, ठीक है, और आप सिर्फ फ्यूचर को देखते रहो। ये भी नहीं है कि आप सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर अपनी ग्रिप लगा के बैठे रहो, आप फ्यूचर को भी आंखें बंद कर लो और बैक मिरर भी ना देखो। सो ये जो विजडम की बातें हैं ये बड़े बताया करते थे। कोई ज़माना था कि चौपाल लगा करती थी, बैठक लगा करती थी, या जो है वो अपना डेरे होते थे, लोग आके डेरों में बैठते थे, बड़े बूढ़े बैठते थे और हम जो है उनकी बातें सुना करते थे। हमें वहाँ पे विजडम की बातें मिलती थी। जो दादे थे या दादे के भाई या चचे या बाकी लोग जो है ये जब इकट्ठे होते थे तो ये अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करते थे। अच्छा, उनकी शेयरिंग से हमें अंदाज़ा होता था या बच्चों को पता चलता था कि वो किस तरह से जो है वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अच्छा, वो बताते थे कि जब हम तुम्हारे जैसे थे तो हम क्या किया करते थे, हमारी शरारतें कैसी होती थी, आज तुम किस तरह की शरारतें कर रहे हो। सो आपकी एक लर्निंग है, आपकी ग्रूमिंग है जो घर में शुरू होती थी, जो माँ की गोद से शुरू होती थी और फिर जो है वो बैठक, चौपाल और डेरे तक आती थी और फिर वहाँ से आप स्कूल में जाते थे और स्कूल में जो है उस्ताद आपकी तरबियत करता था, पढ़ाता था और फिर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी से होते हुए जब आप अपनी ख़ानदान या फैमिली बनाते थे तो आपके पास इतना कुछ होता था अपने बच्चों को देने के लिए कि आप अब क्या है, अब वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं है। सो आपके पास सिर्फ और सिर्फ किताबी इल्म है जिसको आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते अपने
बच्चों के ऊपर। अभी इससे पहले बात हो रही थी, देखिए दो दुनिया में कॉन्सेप्ट हैं। सही। एक कॉन्सेप्ट है कि जितने हाथ, जितनी पॉपुलेशन, जितने बच्चे उतने मसाइल। दूसरी थ्योरी ये है कि जितनी पॉपुलेशन, जितने हाथ, जितने बच्चे, उतनी ही ज़्यादा अर्निंग, उतनी ही ज़्यादा कमाई और उतनी ही ज़्यादा वसाइल। अच्छा, अगर आप ये दूसरे वाला वो देखें, चाइना ने क्या किया, चाइना की बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, उन्होंने कहा भाई इसी पॉपुलेशन को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने आप देखें कि आज दुनिया का जो है वो लोहा बने हुए। अच्छा, सिमिलरली कुछ और मुल्कों ने भी जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उन्होंने कोशिश की इसी उसके ऊपर चलने की, ऑल्दो वो उतने कामयाब नहीं हो सके, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास कुछ तो था, उनके पास कुछ था। जी, अहमद साहब कंटिन्यू करते हैं, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि मिसाली माशरे की तश्कील में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम यानी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की क्या अहमियत है, क्या किरदार है और इस किरदार को हम मज़ीद कैसे मजबूत बना सकते हैं। कुछ बात हो रही है बच्चों के हवाले से, दौरे हाजिर में बच्चों को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, स्पेशली बात हो रही है तालीम और तरबियत के हवाले से, उनके लिए क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, इसके हवाले से भी हम जान रहे हैं। और मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की जहाँ बात हो रही है, वहीं इसके फ़वाइद और नुकसानात भी जाने। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अहमद सगीर साहब, दानिश अली ख़ान और अदीला मुश्ताक, जिनसे हम इन टॉपिक्स से रिलेटेड गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ सोल्यूशंस और सजेशंस जान रहे हैं। और मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो कितना ज़रूरी है कि हम अपनी रिवायात को, अपने तमाम तर जो है हमारे कल्चरल नॉर्म्स, उनको रिवाइव करें, उनको स्ट्रेंथन करें, उनको प्रमोट करने की कोशिश करें। तो ऐसे में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के कुछ फ़वाइद भी सामने आते हैं, कुछ नुकसानात भी हमारे सामने आते हैं, जिनको हमने किसी हद तक ओवरकम करना है। हमारी टीम ने भी इस हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है जिसमें हम जान सकेंगे मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के फ़वाइद और नुकसानात। आइए रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन को इंसानों से आबाद किया, इनके आपस में रिश्ते नाते कायम किए, एक दूसरे के साथ ज़रूरतें वाबस्ता की, बाहम तारुफ के लिए ख़ानदानों और मुआशरों का सिलसिला जारी किया और हकूक़ व फ़राइज़ का एक कामिल निज़ाम अता फरमाया। ये सब चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि इंसान बाहम मरबूत भी है और उनके दरमियान कुछ फासले भी हैं। इंसान बहुत से समाजी इक़दार और रवायात का पाबंद भी है और अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में बहुत हद तक आज़ाद भी। ये दोनों चीज़ें तवाज़ुन के साथ हों तो घर और मुआशरा जन्नत नज़ीर बन जाता है, और तवाज़ुन बिगड़ जाए तो वही घर और समाज जहन्नम का नमूना बन जाता है। हमारे मुल्क में जॉइंट फैमिली सिस्टम यानी कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम राइजुल आम है। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम से मुराद ख़ानदान के तमाम अफराद का एक ही घर के अंदर रहना है। अगर इस इस्लाह को वसीतर मफ़हूम में देखें तो इससे मुराद ख़ानदान के साथ साथ मीरास के बाद जायदाद भी इकट्ठे रखना है। जहाँ तक बात है कि कौन सा निज़ाम बेहतर है, फितरी कानून के मुताबिक हर चीज़ की तरह इन दोनों के भी मनफी और मस्बत दोनों पहलू हैं। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम इस लिहाज से अच्छा है कि इसमें किसी एक फ़र्द पर हर तरह का बोझ नहीं पड़ता, कामों का बंटवारा हो जाता है और माली मसाइल भी कम होते हैं। बच्चों को बुजुर्गों की सोबत मिलती है जिसकी बदौलत वो उनके तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करते हैं, और बुजुर्गों को भी अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों से दूरी भी कम होते हैं। उनके तजुर्बात से इस्तिफादा करते हैं और बुजुर्गों और बच्चों के बच्चों से दूरी उनके तजुर्बात से इस्तिफादा और बच्चों के बच्चों से दूरी उनके तजुर्बात से इस्तिफादा
वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के फ़वाइद और नुकसानात पर बातचीत हो रही है और मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, किस तरह से जो है वो किरदार अदा करता है एक मिसाली मुआशरे की तश्कील में, इस पर भी हम जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस कर रहे हैं। मौजूदा दौर में बच्चों से रिलेटेड जो मसाइल हैं, स्पेशली उनकी तालीम और तरबियत में जो दरपेश मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके लिए क्या सलूशंस हैं, उसके हवाले से भी जो है वो गुफ्तगू होती ब्रेक पे जाने से कबल। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, अहमद साहब से बात करेंगे। अहमद साहब, जिस तरह कि हम पहले बात करते तरबियत के हवाले से और मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के जितने भी फ़वाइद हैं, जितने भी नुकसानात हैं, उनको भी हमने ट्रिगर आउट करने की कोशिश की। अगर हम ये देखें और अभी तक जितनी भी डिस्कशन हुई है कि अगर मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में हम ज़िंदगी गुजारें तो मेरा ख़्याल है कि ज़िम्मेदारी ज़्यादा बड़ों के जो उस ख़ानदान के बड़े हैं उनके कंधों पे आ जाती है कि वो किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रहे हैं, किस तरह से लॉज बना रहे हैं अपने घर के अंदर। कि अगर जिस तरह से आपने भी तज़किरा किया कि एक भाई, एक बच्चा, एक बेटा फाइनेंशियली जो है कमज़ोर है, उसको सपोर्ट करने में बाकियों का क्या किरदार होना चाहिए। एक घर में एक चीज़ आ रही है तो अगर घर में 5 बेटे हैं, 5 के कमरों में 5 के लिए, 5 की औलादों के लिए, 5 की बीवियों के लिए वही चीज़ अगर आए तो मेरा ख्याल है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स हम किसी हद तक सॉर्ट आउट कर सकते हैं या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो घर के जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, अगर बुज़ुर्ग नहीं है तो घर का जो बड़ा भाई है वो ये किरदार अदा करता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है, तो मेरा ख्याल है हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं इस ख़ानदानी निज़ाम को। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात की आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, औलिया इकराम, वलियों ने, दरवेशों ने, कलंदरों ने माँ की गोद में ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि उन्होंने कुरान जो है वो माँ की गोद में सीख लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इतना फ्रीक्वेंटली माँ ने पढ़ा कि बच्चे को याद हो गया। बिल्कुल। आप सुल्तान बाहू की मिसाल देखें, एंड देयर आर सो मेनी अदर कि जिनके जो बड़े नाम हैं और उनकी तरबियत और उनकी परवरिश और उनको तालीम जो है वो माँ ने प्रोवाइड की। बिल्कुल। वो किसी दरसगाह में नहीं गए थे, उनके लिए दरसगाह जो है वो माँ का ही वो एक हस्ती थी और माँ ही एक उनका वाहिद ज़रिया थी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि हमने जो तरबियत और तालीम है इसको इतना ज़्यादा, मतलब कि तरबियत और तालीम के लिए हमने जो मीन्स यूज़ करने शुरू किए हैं वो बड़े ही और तरह के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये देखें कि यहाँ पे टेंडेंसीज़ को तो फॉलो किया ही नहीं जाता कि टेंडेंसी क्या है। अब टेंडेंसी से मुराद ये है कि अगर आप एक बच्चा है और उस बच्चे से पूछती हैं कि डी फॉर डॉग, और वो कहता है जी डी फॉर डॉग, तो और उसके बाद फर्दर क्वेश्चन नहीं करता आपसे, तो इसका मतलब उसकी टेंडेंसी नहीं है उसके अंदर, पढ़ने का रुझान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर एक बच्चा है जो आप उसके कहते हैं बेटा ये डी फॉर डॉग है, तो वो कहता है अच्छा ये डॉग है, ये तो भौंकता भी है, ये तो काटता भी है, इसकी 4 टांगे हैं, इसके बाल हैं, ठीक है, एक रशियन डॉग होता है, एक फलां डॉग होता है, वो आपको, तो उसकी, इसका मतलब उसके अंदर टेंडेंसी है, रुझान है, वो पढ़ना चाहता है। सही। अच्छा, वो जो दूसरा बच्चा है वो कहाँ लैग कर रहा है, ये फिर उसको आपने उसका IQ चेक करना है, उसका एप्टीट्यूड चेक करना है, और उस बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपको वो करने पड़ते हैं। और फिर यहाँ पे और बहुत सारे इश्यूज हैं बच्चों के साथ कि जो जिसकी तरफ उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, और नतीजा ये होता है कि जो है वो बच्चे तालीम में पीछे रह जाते हैं। अच्छा, अब तरबियत के लिए हमने उनके हवाले कर दिए हैं टैब्स, मोबाइल, बिल्कुल, और कार्टून लगा देते हैं उनको, और फिर उनको कहते हैं कि अब आप इसी से सीखें। अच्छा, वो जो कार्टून जो कुछ करते हैं, आप ये देखें कि इससे वायलेंस आया है बच्चों के अंदर। बिल्कुल आया। आप थोड़ा सा उसको फॉलो करें कि वो जिस तरह टॉम एंड जेरी करेंगे, अगर आपके 2 बच्चे हैं घर में तो वो वैसे ही उस तरह ही जो बच्चे गेम खेल रहे हैं, जो उसमें परफॉर्म करें वही वो, ठीक है। वो आजकल वो कौन सी PUBG एक गेम आई हुई है। अच्छा, हर बच्चा जो है वो PUBG पे लगा हुआ है। अब वो जो है वो किस तरह का एक वायलेंस बच्चे की पर्सनैलिटी के अंदर आप जो है वो उसको वो इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली एक पुरतशद्दद किस्म का एक नौजवान बन के उभरेगा, जो उसमें से जो एक निकलेगा, जो आपकी नस्ल अगली निकलेगी, वो किस तरह की निकलेगी, इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन, इसको कौन एड्रेस करेगा। बिल्कुल। अच्छा, वालिदैन भी नहीं कर रहे, रियासत भी नहीं कर रही, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां रियासत की भी हैं डेफिनेटली, कि दुनिया ने वो चीज़ें जो बैन कर दी हैं अपने मुल्कों में, हम हमारे यहाँ अभी तक जो है वो प्रैक्टिस हो रही है। फिर आप ये देखें कि हमने जिस मोबाइल को मतलब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाना,
ममनू हुआ करता था, आज उसी मोबाइल पे आप उनको एजुकेट कर रहे हैं, उसी मोबाइल के ऊपर जो है वो अपने जूम के जरिए या बाकी उसकी जो है वो ऑनलाइन ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज बल्कि कॉलेजेस और स्कूल लेवल पे भी हो रहा है। अच्छा मेरा यहाँ पे मैं एक बड़ा मैं अक्सर सोच रहा था, पिछले बहुत दिनों से मैं इसके ऊपर सोच रहा था, मैंने देखा कि डॉक्टर्स भी निकले हैं, मैंने देखा कि ताजर भी निकले हैं सड़कों पे, मैंने देखा बहुत सारे लोग अपने अपने मसाइल के लिए अपने अपने, चूँकि लॉकडाउन है वो कहते हैं जी हमें, मतलब कि सौ मजदूर भी सड़कों पे आ गए कि जी हमें मजदूरी करने दी जाए। अच्छा नहीं आया तो उस्ताद नहीं आया, टीचर आपको नहीं नजर आया कहीं पे, उसने आके डिमांड नहीं की कि यूनिवर्सिटीज खोलें, उसने आके डिमांड नहीं की कि आप स्कूल खोलें, उसने आके डिमांड नहीं की कि जनाब जो है वो कॉलेजेस खोलें, इसलिए कि उसकी प्रायोरिटी नहीं है, तालीम उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं। तो जब तालीम उस्ताद की प्रायोरिटी नहीं होगी तो फिर जो तालीम दी जाएगी मुल्क के अंदर वो इसी तरह की तालीम होगी जिस तरह की हम, मतलब रट्टा सिस्टम होगा, बच्चों को दे दिए जाएंगे नोट्स, घर में बैठे हुए हैं उनके आपके हवाले वो कर दिया है, आपने उनको कहा कि ये एक मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है ना जी, नहीं अभी पता क्या हो रहा है, टीचर ने प्रोफेसर साहब ने अपना एक रात को बैठेगी या बैठेगा अपना एक लेक्चर जो है वो लिखा हुआ उसने रिकॉर्ड कर देना है, सुबह बच्चों की क्लास है उनको कहेगा अच्छा जी अभी लेक्चर प्ले होने लगा है तो आपने बैठ के सुनना है उसको। अच्छा बच्चे भी बड़े तेज़ हैं, उन्होंने लेक्चर को वो कहीं और रखा हुआ है चूँकि उनके पास कोई वो नहीं है, और ख़ुद वो मोबाइल पे लगे हुए हैं, खुद घर के काम काज कर रहे हैं, या आपने कहीं निकल गए, उन्होंने कहा अच्छा आधे घंटे का लेक्चर है, आधे घंटे बाद आएंगे फिर देखेंगे क्या होता है। उसकी वजह, अब मुझे बताएं कि जिस तरह की चीज़ें ये हो रही हैं और जिस तरह किया जा रहा है, क्या आप प्रॉपर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं या एजुकेशन का बेड़ागर कर रहे हैं? और रियासत भी सोई हुई उसके ऊपर, मतलब ये रियासत का काम है कि वो इनके लिए एसओपीज बनाए। पूरी दुनिया ने अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोल दी हैं, नहीं खोलनी तो पाकिस्तान ने नहीं खोली, और अल्लाह के हुक्म से आगे हमें उम्मीद भी कोई नहीं है कि पता नहीं कब जाके खोलनी है। तो आप ये देखें हम पहले जो है वो तालीमी तौर पे पीछे हैं, हम हमारे बच्चे जो है ऑलरेडी जो है वो उस तरह से जो है वो दुनिया का जो हम उनको कम्पीट नहीं कर पा रहे, पीछे रह गए हैं बहुत सारी वजहों से। फिर आपने पिछले फरवरी मार्च से आपने जो है वो तालीमी इदारे बंद कर रखे हैं, और हमें नहीं पता कि वो अगले महीने खुलेंगे, उससे अगले महीने खुलेंगे या इस साल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, और कोई एसओपीज नहीं है, कोई उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस का प्रॉपर मुरवजा निजाम नहीं है, टीचर को नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स मेरे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और टीचर स्टूडेंट्स को सिर्फ अटेंडेंस मार्क करके चले गए, ठीक है ना, या वो सिर्फ उन्होंने वो मार्क कर लिया है, और आपने जो है उनके पुराने नंबर्स की बिना पे उनको पास करके आगे भेज देना है। तो क्या मतलब कि ये वो वाला वो है जिसका हम सोचा करते थे कि मतलब है कि इस तरह का जो है वो तालीमी निज़ाम होगा, या इस तरह का, ये तो लॉर्ड मैकाले के निज़ाम जो उसने हमें दिया था बना के, ये जो घिसा पिटा, उससे भी पैथेटिक निज़ाम जो है इन्होंने उसकी तरफ हमें लेके चले गए। सो अल्टीमेटली अब तालीम और तरबियत दोनों पे तवज्जो देनी होगी, रियासत को अपने तौर पे देनी होगी, क्योंकि तरबियत स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में नहीं हो रही, और जो है माँ बाप को अपने तौर पे देनी होगी, क्योंकि उन्होंने जो है सारा कुछ जो है वो उठा के डाल दिया है टेलीविजन के ऊपर, टैब के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, हमने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, टीचर जाने बच्चा जाने, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी थी, हमने चूंकि फीस पूरी दे दी है उसकी, अच्छे स्कूल की, अच्छी यूनिवर्सिटी की, अच्छे इंस्टीट्यूट की, तो अब ये है कि हमारा फर्ज पूरा हो गया, अब बच्चा जाने और वो इदारा जाने, और ये वो पता नहीं कुछ बन के निकलेगा, कोई चेक एंड बैलेंस, कोई चेक एंड बैलेंस। और ये चेक एंड बैलेंस हमें मुख्तलिफ मामलात में नजर आता है कि इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉज बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन पर गौर नहीं किया जा रहा, उस पर एम्फसाइज़ नहीं किया जा रहा। और यही जो है वो बात अभी दानिश जैसे कि सगीर साहब ने भी की कि मुख्तलिफ गेम्स प्रैक्टिस हो रही हैं, परफॉर्म हो रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट दिन ब दिन डेवलप हो रहा है, तो क्या यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता कि एक बच्चे की किरदार साजी में ये बनाई जाने वाली गेम, ये बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर, ये बनाए जाने वाले एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको अगर वो यूज़ करता है, ठीक है उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसके पास गैजेट है, उसका अपना मोबाइल है, उसके पास एक्सेस अनलिमिटेड है, तो वो कुछ भी अप्रोच कर सकता है, तो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस जो है वो आईटी में किस तरह से देखा जाता है, या इसको किस तरह से इसमें लॉज बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं कि एक बच्चे की किरदार साजी किस तरह से हो रही है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें इंड्यूस की जा रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने पहले भी एक चीज़ अर्ज़ की कि जो टीचर होता है ना, टीचर उस्ताद, वो बहुत बड़ी चीज़ होता है। मतलब आप ये समझ लें कि बच्चा पूरे 5-6 घंटे जब स्कूल रहता है तो उसको उसकी तरबियत भी उस तरह होनी चाहिए जो कि नहीं हो पाती हमारे यहाँ। मतलब आज से हम थोड़ा सा अर्सा कुछ पीछे जाओ ना, तो एक मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा मेरे एक उस्ताद थे, तो वो क्या करते थे कि 40-45 मिनट का लेक्चर होता था, तो वो आते थे, 30 मिनट पढ़ाया तो नोट किया, अगर 35 पढ़ाया तो नोट किया, और 40 पढ़ाया तो बाकी 20 मिनट, घंटे की अगर क्लास है तो 20 मिनट नहीं पढ़ाया तो वो भी नोट करते थे।
तो कहते हैं हमने पूछा इस तरह जाके कि कुछ अर्से बाद हमने ऐसा क्यों करते हैं, तो बताते नहीं थे। तो हमने एडमिन से जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि वो जितना पढ़ाते हैं ना, बाद में सैलरी से उस चीज़ से डिडक्ट करवाते हैं कि मैंने इतनी देर पढ़ाया है। और वो बच्चों पे कितना अच्छा इम्पैक्ट किया कि यार सर हमारे देखो अगर 20 मिनट नहीं पढ़ाया तो वो भी नोट किया है, वो भी नोट हो रहा है, तो कितना एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि यार ये देखो हलाल का खा रहे हैं। मतलब 20 मिनट जो ज़ाया किए या जो किसी और काम में लगे वो उन्होंने ऐड अप भी नहीं किए उस अपनी सैलरी में, जी नहीं लिया। अब हमारे टीचर है ना यहाँ पे, उन्होंने बनाया हुआ मैंने आना है 40 मिनट पढ़ाना है और मैंने चले जाना है। अब बच्चा पढ़े ना पढ़े उसकी मर्जी, उसको बात करने की उसके अंदर वो चीज़ है या नहीं है, बस ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो। और बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा है कि कोई टीचर कोई आपको कहीं भी नज़र नहीं आया, वो खुश हैं, अपना ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है, आप एक रिकॉर्डिंग चला लो, क्या गारंटी है 40 बंदा उसको सुन रहा है या नहीं सुन रहा। ज़्यादा सुन रहे होंगे, कुछ नहीं सुन रहे होंगे, कुछ तो सुनते ही नहीं है, वो लगा के चला गया फोन साइड पे। तो इसका कोई हल, कोई सोल्यूशन नहीं है? इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग टेक्नोलॉजी में इतना पीछे हैं। मैंने पहले भी जिस तरह बोला हम लोग बहुत पीछे हैं। हमें, अब मैं बता रहा हूँ, जब कोरोना आ गया तो हमारे पास कुछ है ही नहीं ऐसा कि जिसके ऊपर चल के हम लोग बच्चों को आगे लेके चल सके उस चीज़ के ऊपर। पहले हमने बैठे, पहले हमने प्लान किया जी हाँ हम बच्चों को चलाएं कैसे, अब हम करें क्या, अब घर बैठ के फिर इन्होंने सारा कुछ किया। बाकी दूसरी कंट्रीज में आप देखें ना, उनका भी निज़ाम इसी तरह ही है, लेकिन उन्होंने फीसें भी छोड़ दी बच्चों की। मतलब यूनिवर्सिटी से कहा हम लोग फीस नहीं ले, यहाँ पे करो तो नहीं, मतलब नहीं फीस भी हमने लेनी है और बच्चे पढ़ें भी ना, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। अगर एक बच्चा पढ़े, हमें अपने, मेरे एक 200 कहते हैं, उसने एक छोटा सा गांव है वहाँ पे एक स्कूल बनाया, कंट्री स्कूल, तो वो बार बार बात करे तो कहे यार मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमारे साथ वो टीचर से मिलने गया तो वो कहते हैं कि यार बिजनेस नहीं इसे कहो, इसे इस तरह कहो कि मैंने एक स्कूल स्टार्ट किया है और मैं आगे डिलीवर करूँगा। ये कौन सा, लोगों ने बनाया वही बिजनेस, हम कारोबार कर रहे हैं, कर अच्छी अच्छी फीसें लो और बच्चों को जो है वो, इसीलिए किसी को बच्चे की जो है वो किरदार साजी से, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, उसकी तरबियत से कोई सरोकार नहीं है। अब सारा प्रेशर आता है अदीला टीचर्स के ऊपर, तो आप इसको किस तरह से जो है वो जस्टिफाई करेंगी कि इस वक्त दर हकीकत टीचर्स भी परेशानी में मुब्तला हैं, वो भी मुश्किलात का शिकार हैं, वो चाहते हुए भी जो है वो बच्चों की स्टडीज़ उस तरह से कंटिन्यू या उस तरह से ऑन ट्रैक नहीं लेकर आ पा रहे जैसा कि होना चाहिए था, या जितना वक्त हमें मिला था हम उसको किसी बेहतर तरीके से पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ की बिना पे हम उसको जो है एक बेहतरीन ट्रैक बनाते, उसको एक बेहतरीन डायरेक्शन के थ्रू लेकर आगे जाते, ताकि बच्चों का ये जो वक्त था वो हम बेहतर बना सकते, किसी तरह से उनको प्रोडक्टिव बनाने में या कंस्ट्रक्टिव बनाने में कहीं ना कहीं उनको मदद फराहम करते। हमने तो एक जो है वो मजाक वाली सिचुएशन है कि अगर बच्चे ने क्लास ले ली तो भी उसको कुछ नहीं आ रहा, अगर वो क्लास नहीं ले रहा तो भी फ़र्क नहीं पड़ा, टीचर की अटेंडेंस मार्क हो रही है, टीचर्स की सैलरी आ रही है, बच्चा अपनी अटेंडेंस लगा के गेम्स खेल रहा है, वो कहीं और मसरूफ़ है, जिसका तस्करा भी हुआ। तो अब ऐसे में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो इनको कैसे पूरा कर सकते हैं, और उसको रिलेट करना है आपने मौजूदा सूरत हाल से। देखिए, जब भी तालीम और तरबियत की बात आती है उसमें पेरेंट्स और टीचर्स का मैं हमेशा से एक बार डिस्कस करती हूँ कि दोनों का रोल होता है। आप कभी भी नहीं कह सकते कि एक बच्चे को कामयाब बनाने में एक सिर्फ टीचर का किरदार है, या फिर एक बच्चे को कामयाब बनाने में क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे, तो इसलिए आपका बच्चा कामयाब हुआ। हमेशा जब तक दोनों मिल के काम नहीं करेंगे तब तक एक जो कोई भी फ़र्द है वो कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, जब मौजूदा की बात करें, जो भी प्रेजेंट कंडीशन चल रही है हमारी लॉकडाउन के अंदर, टीचर्स के ऊपर भी बहुत, क्योंकि मेरी खुद भी रिलेटेड फील्ड है, टीचर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। मतलब आपने जूम पे भी क्लासेस लेनी है, आपने लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब काफ़ी सारा आपके ऊपर प्रेशर है। जहाँ तक बात है बच्चों की कि उस चीज़ को पिक कर रहे हैं कि नहीं पिक कर रहे, देखिए जब एक बच्चा आपके पास आपके सामने मौजूद नहीं है, कुछ यहाँ पे जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। ठीक, आपने रिकॉर्डिंग की, जूम पे आपने क्लास स्टार्ट की, बच्चे आपका जो है, आप अब पेरेंट्स हैं, मतलब आप घर में हैं, लॉकडाउन है, ओबियसली आप कहीं पे भी नहीं जा रहे, आप बच्चे को अपनी नज़र में तो रख सकते हैं कि बच्चा आपकी क्लास ले भी रहा है कि नहीं ले रहा। उस चीज़ में बच्चों ने क्या करना है, या तो कोई गेम खेल, जैसे पबजी इन्होंने बताया कि बाकी उन्होंने बहुत ज़्यादा इस टाइम पर उसका जो है चल रहा है, और मैं लास्ट टाइम रिसर्च में देख रही थी कि लूडो स्टार जो है वो पाकिस्तान 5th नंबर पे है यूज़ करने में, और सबसे ज़्यादा जो जनरेशन यूज़ कर रही है इस ऐप को वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। मतलब हर टाइम वो उसी गेम पे लगे हुए हैं।
अब यहाँ पे टीचर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। देखिए वो अगर सामने हो तो ओबियसली एक फेस एक्सप्रेशन होता है, एक थोड़ा सा आपका डर होता है जिस वजह से बच्चा कंट्रोल में थोड़ा रहता है। ठीक है, जब बच्चा एक चीज़ सामने नहीं है और बच्चे को पता है कि पता नहीं स्कूल कब ओपन होने, अभी उन्हें डर भी नहीं है इस चीज़ का। और फिर ये जो ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी लास्ट डेज़ में जो चला हुआ था कि HEC के सामने जो उन्होंने धरना दिया हुआ था कि ऑनलाइन एजुकेशन ख़त्म की जाए, ऐसा किया जाए। देखिए मेरे ख्याल से जो फ़िलहाल इस टाइम पे जो हमारा सिस्टम चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक, फोकस नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, मतलब ना उनको घर से वो फोकस करवाया जा रहा है, एटलीस्ट उनको नज़र में रखा जाए, उनको देखा जाए कि जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं वो ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे, वो क्या कर रहे हैं। वो क्लासेस लगा के बच्चे साइड पे हो जाते हैं, या फिर एक टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे बीच में एक दो आवाज़ें निकाल के साइड पे हो जाएंगे, फिर बाकी बच्चे हंसना शुरू कर देंगे। मतलब एक फ़नी माहौल बना हुआ है, एक मजाक चल रहा है यहाँ पे, कोई क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। इस टाइम पे मैं कहती हूँ टीचर्स तो ओबियसली कॉन्शियस हैं, क्योंकि मुझे खुद इस चीज़ का आइडिया है कि लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना फिर क्लासेस लेना बहुत डिफिकल्ट है। पेरेंट्स की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि आप एक तो घर में अगर हैं, आपने मोबाइल तो दे दिया बच्चे को, कंप्यूटर भी आपने दे दिया कि बच्चा जो है वो देखे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी नज़र भी उसके ऊपर रखेंगे वो वाकई क्लास ले भी रहा है कि नहीं ले रहा। टीचर्स मतलब इतना काम कर तो रहे हैं आपके लिए, कोशिश करें। और फिर सबसे बड़ी जो चीज़ मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को भी अक्सर बोलती हूँ, आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपने एक फील्ड नहीं भी आपने टच की हुई ना, जाहिर है आप भी फर्स्ट टाइम बैठेंगे, आपका बच्चा भी फर्स्ट टाइम सीख रहा है, आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकेंगे एज अ पेरेंट्स कि मेरे बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहा है, फीमेल पढ़ा रही है, मेल पढ़ा रहा है, वो कैसा पढ़ा रहा है, वो ठीक भी पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, वाकई उसकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स डेवलप हो रही हैं। जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो तो इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे, यार ये जो पढ़ा रहा है क्या, मतलब आप वैसे तो हम टीचर्स के बारे में बहुत जल्दी मतलब बोलते भी हैं कि मोस्टली टीचर्स अच्छे नहीं होते या नहीं भी, देखिए हर जगह बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है। बिल्कुल ऐसे है। जो कुछ टीचर्स, मेरी अपनी ज़िंदगी में भी कुछ टीचर्स नहीं भी अच्छे आए, लेकिन कुछ टीचर्स बहुत अच्छे आए, बहुत मोटिवेटिव टीचर आए, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया, जिस वजह से मैं समझती हूँ आज मैं यहाँ तक पहुँची है, जो मैंने जॉब गेन की। लेकिन जब तक आपका टीचर आपको मोटिवेट करता है, कुछ भी करता है, आप एक टीचर के बारे में राय उस टाइम तक नहीं दे सकते जब तक आपने उसको ऑब्जर्व ना किया हो। आपने कितना टाइम दिया है एज अ पेरेंट, आप क्या टाइम दे रहे हैं, और किस तरह से प्रॉपर चेक एंड बैलेंस को आप मैनेज कर रहे हैं, ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी मौजूदा सूरत-हाल में। बहुत अच्छी सजेशन आपने दी अदीला। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कोई मैसेज अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो। ठीक है, मैं इस टाइम पे ये बात कहूँगी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मैं एजुकेशन के हवाले से तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो इस टाइम पे यूनेस्को की एक रिपोर्ट ने जो कहा है कि इस टाइम जो पाकिस्तान 37% लोग जो है वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट नहीं है कुछ, क्योंकि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे इंटरनेट जो अवेलेबल नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स के पास है वो कोशिश करें, देखिए यही टाइम है एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे के क्लोज आने का। कोशिश करें कि जिन बच्चों के पास नहीं है, आप अगर किसी तरीके से उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको फैसिलिटेट करने की हर मुमकिन कोशिश करें। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारा मैसेज। दानिश, आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स? मेरे ख्याल से दिलों को जोड़ें, क्योंकि पहले ही हम लोग इतने टूटे हुए हैं भाई, आप हमारा मुल्क देख लें और बाकी भी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से वो एक बुल्ले शाह का शेर भी है ना, बड़ा प्यारा, वो कहते हैं टा दे मिंबर टा दे मस्जिद पर किसी दा दिल ना टावी दिलां च रब वसदाई। क्या बात है। तो वो ये है कि दिल कभी ना किसी का दुखाएं, उससे आपका मुआशरा भी बनेगा और आपके ख़ानदान भी मजबूत होंगे और आप खुद भी मजबूत होंगे। सही। तो मेरे ख्याल से कि ये चीज़ होनी चाहिए। बहुत प्यारा बात, बहुत प्यारी मैसेज। क्या कहना चाहेंगे सहीर साहब आज की तमाम डिस्कशन को समराइज़ करते हुए? हाँ देखिए, मैं थोड़ी सी उनकी बात से डिफ़र करूँगा कि सिर्फ हम बच्चों पे मतलब हम सारे नज़ला बच्चों पे फेंक दें। सही। कि बच्चों ने सब कुछ करना है, बच्चे ही तवज्जो नहीं देते, बच्चे ही नहीं पढ़ना चाहते, बच्चे ये नहीं करते। अब उस उस्ताद को क्या कहेंगे जो रिकॉर्ड करके लेके आ गया और फिर उसके बाद चला गया? आपके पास अपना चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए ना। यूनिवर्सिटी के पास फीस आप लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी जिम्मेदारी है। आपने जब आप इस चीज़ की मतलब कि बच्चा आपके पास ज़्यादा वक्त गुजारता है स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, ठीक, तो आपके ऊपर बहुत सारी आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये है कि पाकिस्तान में जो बहुत अच्छा पढ़ लिख जाता है ना, वो तो इस तरह कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई किसी फोर्सेस में चला जाएगा, या सही सब कंक्लूड कर जी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा, जो कुछ भी नहीं होता ना वो कहता है जी अच्छा मैं उस्ताद बन जाऊंगा। तो जब उस्ताद हमारी प्रायोरिटी नहीं होगा तो फिर इसी तरह का रन ऑफ द मिल स्टफ जो है वो चीज़ें जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे। सो मेरा ख्याल है कि हमें उस्ताद को प्रायोरिटी देनी चाहिए
और उस्ताद को थोड़ा सा जो है वो उस मकाम पे लेके आना बिल्कुल चाहिए। लाना बहुत ज़रूरी है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।